एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SRBSC क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बेटा हम कर रहे हैं अपना 5th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 क्या है हमारे पास मैम? जो आपके पास यूनिट नंबर 1 है दैट इज नथिंग बट द केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। यानी कि हम एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो से पहले भी मैं 2 लेक्चर और ले चुकी हूं जहां पर मैंने इस लेक्चर के ही बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, जहां पर मैंने इस लेक्चर की बहुत बेसिक चीजों के बारे में आपको बताया है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। सबसे पहले हमने बात किया था कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के अलावा हमारे एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइंस क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने बताया था। जैसे कि एल्कीन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से मिलकर बने हैं, अल्काइंस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले होते हैं, एल्केन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले होते हैं। तो इन सब के बारे में बेटा हमने बहुत डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में स्टडी किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स में जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का। एल्केन्स में बहुत सारे कंपाउंड्स आपको अगर लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो? एक जनरल फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले आप किस तरीके से बनाओगे। इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में भी बात की थी कि किस तरीके से हर एक एल्केन का, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, किस तरीके से हम हर एक का नॉमेनक्लेचर देते हैं, किस तरीके से हम हर एक का नाम रखते हैं, राइट। इसके अलावा हमने साइक्लोएल्केन के बारे में भी पढ़ा था कि भाई साइक्लोएल्केन क्या होता है। साइक्लो आ रहा है मतलब मैम ये एल्केन का ही पार्ट है, केवल और केवल यहाँ पर साइकिल आ जाएगी, यानी कि हमारे पास एक रिंग आ जाएगी। यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जियोमेट्री क्या होती है, सब कुछ हमने पढ़ा था। और उसके अगले लेक्चर में बेटा हमने बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में, जहां हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि वुड्स रिएक्शन हो गया, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, कितने सारे मेथड्स पढ़े थे किसके लिए मैम? दीज मेथड्स वर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए पढ़े थे। उसके अलावा बेटा हमने क्या देखा था मैम? फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, यानी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कर चुके हैं एल्केन की। क्या क्या थी जरा मुझे बताइएगा। एक अगर मैं आपको रिकैप देना चाहूं, अगर हम रिकैप देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का तो कैसे होता था मैम? देखिए जो हमारे पास कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के जितने भी लोग होंगे वो सबके सब मैम मोस्ट ऑफ द टाइम गैस के फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि मीथेन, मीथेन कौन से फॉर्म में होता है मैम? मीथेन गैस के फॉर्म में होता है। उसके अलावा बेटा कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक जितने भी लोग आएंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे मैम? वो आएंगे हमारी लिक्विड की कैटेगरी में। they will not be the gases, they will be in the category of liquid। चलो जी फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल दे दो इसका। एक एग्जाम्पल अगर मैं इसका देना चाहूं तो पेंटेन इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है फाइन। उसके अलावा बेटा C18 यानी कि 18 कार्बन और उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कार्बन 18 और उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं बेटा वो सब के सब तुम्हारे आएंगे सॉलिड्स में। किस में आएंगे मैम? वो सब हमारे पास सॉलिड्स में आएंगे। देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास C1 से C4 तक के लोग हैं तो वो सबके सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे मैम? गैस की कैटेगरी में। अगर C5 से C17 वाले हैं तो मैम ये लोग लिक्विड में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पेंटेन मान लो। अगर गैस का भी मैं एग्जांपल देना चाहूं तो बेटा आप एज एन एग्जांपल यू कैन कंसीडर मीथेन। चलो जी, उसके बाद अगर C18 और उसके ऊपर जितने भी लोग बने, जितने भी बचे बेटा वो सब के सब तुम्हारे सॉलिड में चले जाएंगे। किसमें जाएंगे मैम? सब के सब हमारे सॉलिड में चले जाएंगे। ये तो हमारे पास पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी। दूसरी क्या थी मैम? दूसरी हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी के बारे में। इसमें आपने हमें बताया था कि एल्केन्स आर सॉल्युबल, किसमें सॉल्युबल होते हैं मैम? इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। मैम एल्केन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जितने भी मैम हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उन सभी में एल्केन्स कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर वही मैंने बोल दिया कि क्या पोलर में भी एल्केन सॉल्युबल होंगे, क्या आंसर दोगे बताओ भाई? पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने, गलती बिल्कुल मत करना। मैम पोलर सॉल्वेंट्स अगर आपको दिए हैं फॉर एग्जांपल वाटर या कुछ भी, तो पोलर सॉल्वेंट्स में एल्केन कभी भी सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन अगर बात आ रही है नॉन पोलर की तो नॉन पोलर में एल्केन्स कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी के अंडर आएगा, वेयर यू विल राइट कि एल्केन्स आर सॉल्युबल इन मैम नॉन पोलर सॉल्वेंट। डन।
समझ आया? जब जब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होगा हमारा एल्केन कैसा हो जाएगा मैम? सॉल्युबल हो जाएंगे। उसके बाद हमने थर्ड बेटा डेंसिटी के बारे में भी पढ़ा था। जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जैसे जैसे आपका मास बढ़ता जाएगा एल्केन का, वैसे वैसे उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। सुनना मेरी बात को, जैसे जैसे आपका कोई भी, मान लो आपको एल्केन दिया हुआ है, उस एल्केन का जैसे जैसे आपका मास इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे उस एल्केन की डेंसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मैम? डेंसिटी का हमारी फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी D इज इक्वल्स m/v। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा मैम, वैसे वैसे हमारी डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। बहुत बढ़िया। उसके अलावा क्या देखा था? उसके अलावा मैम आपने हमें बताया था, एक और प्रॉपर्टी के बारे में आपने बताया था, वो थी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बताओ जरा क्या था इसमें? किसी भी बच्चे को याद है क्या? क्या बताया था मैंने मेल्टिंग पॉइंट में और क्या बताया था मैंने बॉइलिंग पॉइंट में? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? मैम आपने हमें बताया था कि हमारे पास दो तरीके के एल्केन हो सकते हैं। पहले तो भैया उन दोनों एल्केन्स को देखो, कौन कौन से दो तरीके के एल्केन पॉसिबल है मैम? अगर हमारे पास ऐसे एकदम स्ट्रेट चेन बनी हुई है मैम, अगर ऐसे हमारे पास स्ट्रेट बिल्कुल चेन बनी हुई है, ऐसे एल्केन को बोलते हैं मैम स्ट्रेट चेन एल्केन। चलो जी ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास कोई एल्केन इस तरीके का आ रहा है, जहां पर इसके ऊपर ये ऐसे एक कार्बन के ऊपर फिर एक कार्बन के नीचे, मतलब इस तरीके की चीजें लगी होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं बेटा ब्रांच्ड एल्केन्स। क्या बोलेंगे? दीज विल बी नोन एज ब्रांच्ड एल्केन। तो हमारे पास दो प्रकार के एल्केन्स आते हैं। अगर पूरी एक लंबी सी चेन बनती आ जाएगी तो उसे स्ट्रेट चेन एल्केन बोल देंगे, सिंपल सी चेन है, कोई ब्रांच वगैरह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बेटा, अगर आप जिस तरीके से पेड़ों की ब्रांचेस होती है, एक टहनी के ऊपर दूसरी टहनी, फिर उससे लगी हुई कोई और टहनी, सिमिलरली बेटा अगर हमारे पास इस तरीके की ब्रांच चीजें आती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड एल्केन्स। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जो स्ट्रेट चेन एल्केन होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच्ड चेन एल्केन्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। मेरी इस बात को चाहो तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लो एज इट इज, कि जो तुम्हारी स्ट्रेट चेन एल्केन होती है, जब भी आप स्ट्रेट चेन एल्केन के बारे में पढ़ोगे तो बच्चा जो स्ट्रेट चेन एल्केन होती है, दे आर हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन मैम देन ब्रांच्ड एल्केन्स। लिख देती हूं मैं ये, straight chain alkanes are having higher boiling points than branched alkanes। ठीक है जी, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ही ध्यान से। तो ये सारी चीजें बेटा हमने देखी थी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और अब हम जो आज का सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली, हमारे पास जो आखिरी टॉपिक बचता है एल्केन्स का, दैट इज बेटा योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। और ये बहुत जरूरी है, यहां से बहुत सारे सवाल बेटा हर साल पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। बेटा ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मैम एल्केन्स की? एल्केन्स में क्या क्या चीजें हम एक्स्ट्रा देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो अब आपकी एल्केन की सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में मैं डिस्कस करूंगी बेटा, दैट इज योर कंबशन। कंबशन को हिंदी में दहन भी बोला जाता है। कंबशन मतलब क्या बेटा? कंबशन का मतलब होता है जलाना। दहन को अगर मैं थोड़ी नॉर्मल हिंदी में बोलूं तो जलाना, यानी किसी भी आप एलिमेंट को, मैं बताऊंगी कौन सा एलिमेंट, अगर आप उसको जलाओगे
तो जो रिएक्शन होती है बेटा उस रिएक्शन को बोलते हैं हम कंबशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ कंबशन रिएक्शन किस तरीके की होगी, हम क्या पढ़ रहे हैं मैम, हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, यानी हम किसका कंबशन करेंगे मैम, हम एल्केन का कंबशन करेंगे। जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे तो जो तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा था वो क्या था, एज अ फाइनल प्रोडक्ट तुमको जो मिल रहा था बेटा वो एल्केन था, है ना। लेकिन यहाँ पर तुम्हें जो केमिकल प्रॉपर्टीज करानी है, यानी अब जो तुम रिएक्शन करवाने वाले हो वो किसके साथ करवाओगे मैम, हम अब रिएक्शन करवाने वाले हैं एल्केन के साथ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तो एल्केन मिला, लेकिन अब हम जिनकी रिएक्शन पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है एल्केन्स। यानी कि अगर हम एल्केन का कंबशन करते हैं, यानी कि अगर हम एल्केन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हमेशा याद रखना जलाने का मतलब होता है एयर के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। यानी अब अगर तुम अपने एल्केन्स की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा दो तो क्या मिलेगा मैम, एल्केन की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। हमेशा मेरी बात याद रखना, जब जब कंबशन होगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, साथ साथ पानी भी निकल जाएगा। जब जब कंबशन कराओगे यानी जब जब जलाओगे उस एल्केन का जितना भी वाटर होगा, उस एल्केन में प्रेजेंट जितना भी वाटर होगा सबका सब रिलीज हो जाएगा। वाटर रिलीज होने के साथ साथ बेटा आपका जो गैस रिलीज होगी उस गैस को बोलेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज होगी मैम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंबशन में क्या लिखोगे, in this process alkanes are reacted with एल्केन्स आर बीइंग रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन। और जैसे ही हमारा जो एल्केन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या हो रहा है मैम, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। यानी जैसे ही आपका एल्केन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, और वी कैन से एल्केन बर्न्स इन एयर, या तो तुम कह सकते हो जैसे ही एल्केन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, या तो तुम इसी को कह सकते हो जैसे ही एल्केन जो तुम्हारा हुआ वो एयर में बर्न हुआ, यानी कि जैसे ही उसको जलाया गया क्या मिलेगा, इट फॉर्म्स CO2। क्या मैम मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। देखो क्या ध्यान से, हमें मैम कंबशन कराना है, किसका कंबशन कराना है आपको, किसी एल्केन का। तो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा होता है, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था सबसे सिंपलेस्ट एल्केन क्या है, याद करो। सबसे सिंपलेस्ट एल्केन जिसमें एक कार्बन होगा, किसमें एक कार्बन होता है मैम, मीथेन, यानी कि CH4। तो जो CH4 है हमारे पास वो क्या है मैम, CH4 हमारे पास सबसे सिंपल एल्केन है। अब CH4 की तुम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा दोगे, यानी कि CH4 की हमने रिएक्शन करा दी 2O2 के साथ में, इसको हम क्या बोलेंगे मैम, दिस इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। यानी हमने उसको एयर में बर्न किया, जला दिया। जैसे ही हमने उसको जलाया बेटा हमें क्या मिला, हमें मैम CO2 अलग मिल गया, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला O2 क्या मिला मैम, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज हो गई। अब बचा क्या मैम, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बचे हैं, यानी कि 2H2O। सिंपल। तो जब हमने कंबशन रिएक्शन कराई बेटा किसी भी एल्केन, आप कोई भी एल्केन ले सकते हो, मैंने सिंपलेस्ट एल्केन लिया है दैट इज कॉल्ड मीथेन। मीथेन की जैसे ही मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई और वाटर मिल गया। ये सबसे सिंपल रिएक्शन होती है बेटा एल्केन की, जो तुम सबसे पहले पढ़ते हो, दैट इज व्हाट मैम, दैट इज आवर कंबशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने जो रिएक्शन को पढ़ा वो था हमारे पास कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन के बाद जो अगली बारी आती है बेटा वो आती है तुम्हारी हैलोजनेशन की, हैलोजनेशन रिएक्शन। अब ध्यान से सुनो, हैलोजनेशन मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द हैलोजनेशन रिएक्शन। हैलोजनेशन का मतलब होता है कोई भी आपका एल्केन होगा, एल्केन किसी हैलोजन के साथ में रिएक्शन करेगा। क्या करेगा बेटा, एल्केन यहाँ किसी हैलोजन के साथ में रिएक्शन करेगा। अब अगर मैं तुमको डिटेल में बताऊं हैलोजन क्या होता है, मैं इरेज कर दूंगी, ध्यान से देख लो। अगर बेटा मैं हैलोजन के बारे में बात करूं तो ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हमारे हैलोजन की कैटेगरी में आते हैं। ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मैम फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सबके सब क्या आते हैं मैम, ये सारे के सारे हैलोजेंस हैं। और अगर आपका एल्केन इनमें से किसी भी हैलोजन के साथ में रिएक्शन करेगा बेटा तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे हैलोजनेशन रिएक्शन।
फिर से सुन लो मेरी बात, अगर आपका एल्केन इन दिए हुए में से किसने भी ऑक्सीजन हेलोजन के साथ में रिएक्शन कर ले, किसी भी हेलोजन के साथ में रिएक्शन कर ले, दैट रिएक्शन वुड नोन एज हेलोजनेशन रिएक्शन, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बेटा एक तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दिस रिएक्शन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट यानी अभी बताती हूँ। दिस रिएक्शन इज अ substitution reaction in presence of UV light। अच्छा सुनो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। बेटा जब आप स्कूल में थे, है ना, स्कूल, अपने स्कूल के दिन याद करो, जब आप स्कूल में होते हो, किसी टीचर का पीरियड होता है, मान लो मैथ्स वाली टीचर का पीरियड है और उस दिन मैथ्स वाली टीचर एब्सेंट है, तो मैथ्स वाले टीचर की जगह बेटा कोई दूसरा टीचर जब आपकी क्लास को लेने आता है तो हम उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन हो जाना। जैसे अगर कोई एक चीज हमारे पास एब्सेंट है और उसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए कोई और आ गया, कोई एक चीज एब्सेंट है और उसकी जगह पर थोड़ी देर के लिए कोई और आ गया, तो बेटा इस चीज को क्या कहते हैं मैम, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली बेटा जो तुम्हारे पास हैलोजनेशन रिएक्शन है वो एक तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है किसका मैम, हैलोजन का। हैलोजन्स का सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसमें मैम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। देखो बनता क्या है, और हमेशा इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि रिएक्शन हमेशा यूवी लाइट की प्रेजेंस में ही होनी है। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। जैसे कि बेटा रिएक्शन देखो, वापस वही सिंपलेस्ट सा एल्केन ले लेती हूं मैं, यानी कि मीथेन। तो जैसे ही तुम्हारी मीथेन की मैं रिएक्शन कराऊंगी किसी हैलोजन के साथ, मान लो Cl2 के साथ मैंने रिएक्शन करा दी, अब ये लाइट की प्रेजेंस में होना है, मैंने यहाँ पर ले ली लाइट, लाइट को हम H के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटा होना क्या है मैम, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि बेटा ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन तुमको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वाया हेलो, यानी इस एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ मीथेन के पास में 4 हाइड्रोजन थे, अभी कितने हाइड्रोजन है, अभी इस मीथेन के पास में 4 हाइड्रोजन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि इन चारों में से एक हाइड्रोजन हट जाए और उस एक हाइड्रोजन की जगह एक Cl यहां पर आकर के बैठ जाए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा मैम, यहां से एक हाइड्रोजन गया तो 3 CH बने, मतलब कि CH3। अब यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह एक Cl भी तो आ जाएगा, यानी कि क्या बनेगा मैम, CH3Cl बनेगा। और CH3Cl के बाद निकला क्या मैम, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ठीक, और क्या निकला मैम, ये वाला एक Cl निकला, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हारा निकल गया है। और यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या मिला मैम, मेजर प्रोडक्ट हमें मिला है क्लोरोफॉर्म। मेजर प्रोडक्ट क्या मिला है बेटा, मेजर प्रोडक्ट तुमको यहाँ रिसीव हुआ है क्लोरोफॉर्म। वापस ध्यान से सुनो, मीथेन ने जैसे ही हेलोजन के साथ में रिएक्शन करा बेटा, लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन की वजह से क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। जैसे ही सब्स्टिट्यूट हुआ आपको CH3Cl, अच्छा किसी को समझ ना आ रहा हो तो अब आ रहा होगा, दिस इज CH3Cl, यानी कि क्लोरोफॉर्म हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट मिला और बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां से बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन क्या थी मैम, दिस रिएक्शन वाज योर हैलोजनेशन रिएक्शन। अब हैलोजनेशन रिएक्शन के बाद जो अगली रिएक्शन आती है बेटा, दैट इज योर क्रैकिंग। भैया क्रैकिंग का मामला क्या है, जरा ये भी तो हमें बताओ। क्रैकिंग यानी क्रैकिंग मतलब क्या, क्रैकिंग मतलब बेटा होता है, मान लो एक बड़ा सा पत्थर है और मैं उस बड़े पत्थर के काट काट के छोटे 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 टुकड़े करती जा रही हूँ, उस चीज को कहते हैं हम क्रैकिंग। क्रैक करना, बड़ी सी चीज को छोटे 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 पार्टिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना, डिसोसिएट करना, दिस मेथड इज कॉल्ड एज क्रैकिंग। तो अगर मैं हेडिंग डालूं क्रैकिंग, तो क्रैकिंग के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए बेटा, ब्रेकिंग डाउन लार्ज एल्केन्स इनटू स्मॉलर एल्केन्स। जो बहुत बड़े बड़े एल्केन्स होते हैं, यानी कि जितने भी लार्जर एल्केन होते हैं, उन लार्जर एल्केन को अगर हम छोटे छोटे स्मॉल एल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो बेटा दैट मेथड इज कॉल्ड एज योर क्रैकिंग। मैं लिख देती हूं, समझ लेना ध्यान से। ब्रेकिंग ऑफ लार्ज एल्केन या लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन्स, यानी बड़े बड़े एल्केन के मॉलिक्यूल्स को, breaking of large molecule of alkanes into smaller alkanes, छोटे छोटे alkanes में बदलना,
is called cracking. Is called what मैम? बड़े बड़े एल्केन के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे एल्केन के मॉलिक्यूल में बदलना मैम, इसको हम क्रैकिंग कहते हैं। बेटा ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दिस इज वेरी मच यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। क्रैकिंग इंपॉर्टेंट है, क्रैकिंग आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देख लेना एक बार क्रैकिंग क्या होता है। क्रैकिंग के बाद जो हम अगली चीजें पढ़ने वाले हैं, जो अगला मेथड हम बेटा देखते हैं, दैट इज मेथड नंबर 4, और ये तुम्हारे पास होता है आइसोमराइजेशन। यानी एक एल्केन के आइसोमराइजेशन का मतलब होता है बेटा डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स में कन्वर्ट करना। जैसे एल्केन का हमें एक आइसोमर मिला, उसमें हमने कुछ कुछ चीजें अलग कर दी तो वो उसका दूसरा आइसोमर कहलाएगा। लेकिन ये बात याद रखना, आइसोमराइजेशन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहता है वो हमेशा सेम रहता है। यानी कि जो तुम्हारा पहले वाले एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही फॉर्मूला रहने वाला है आपके आने वाले अगले उसका भी, एल्केन का भी। तो जब भी आइसोमराइजेशन प्रोसेस करना, हमेशा याद रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारा सेम रहने वाला है, बाकी की कुछ कुछ चीजें यहाँ पर डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है आपका आइसोमराइजेशन। अगर मैं एल्केन की आइसोमराइजेशन के बारे में बात करूं तो जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स हैं, ऐसा समझो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये देखो जैसे हमारे पास स्ट्रेट चेन एल्केन है, अगर मैं इन स्ट्रेट चेन एल्केन को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैंने स्ट्रेट चेन एल्केन को ब्रांच एल्केन्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने दिया, लेकिन पहले स्ट्रेट चेन थे फिर मैंने उनको ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर मैं ऐसा करती हूं, अगर मैं किसी स्ट्रेट चेन एल्केन को ब्रांच चेन एल्केन में कन्वर्ट कर देती हूं, तो बेटा दैट मेथड इज कॉल्ड एज योर आइसोमराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। लिखो, व्हेन स्ट्रेट चेन एल्केन्स, व्हेन स्ट्रेट चेन एल्केन्स, व्हेन स्ट्रेट चेन एल्केन आर बीइंग कन्वर्टेड into branched alkanes, तो एल्केन्स क्या हुआ क्या हुआ बेटा? जब आपके पास स्ट्रेट चेन एल्केन था, अगर हम उसको ब्रांच चेन एल्केन्स में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं मैम आइसोमराइजेशन। लेकिन ये बेटा आइसोमराइजेशन का प्रोसेस है, यानी कि जब हम स्ट्रेट से ब्रांच में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमेशा किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही होगा। हमेशा याद रखना, तुम्हें किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ना कोई कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेनी ही लेनी पड़ेगी। यानी कि व्हेन स्ट्रेट चेन एल्केन्स आर बीइंग कन्वर्टेड into branch alkanes using a catalyst is called, मैम इट इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। तो ये बेटा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। किस चीज की प्रॉपर्टीज मैम? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक बार वापस देख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या देखा मैम? जब हमने एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी तो वी हैव गो फॉर द कंबशन। हमने कंबशन देखा। कंबशन में क्या था मैम? कंबशन में किसी भी एल्केन की हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वहां से रिलीज हो गया। फिर मैम हमने हैलोजनेशन रिएक्शन देखी। हैलोजनेशन रिएक्शन मैम लाइट की प्रेजेंस में होती है और इस रिएक्शन में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। बेसिकली जो हाइड्रोजन है तुम्हारा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसमें मैम? हैलोजेंस के साथ। उसके अलावा हमने देखा क्रैकिंग। क्रैकिंग के अलावा हमने आइसोमराइजेशन, और काफी सारी चीजें यहाँ पर हमारी क्लियर हुई कि भैया क्रैकिंग क्या होता है, आइसोमराइजेशन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें। अब हम जो अगली चीज करने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। फिर से मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दे रही हूं क्योंकि ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से तुम्हारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बार आ जाती है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन नहीं है, वापस सुनना मेरी बात, मैं यहाँ सिर्फ वुड्स रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूं, अब मैं दूसरी नेम रिएक्शन की बात कर रही हूं, और ये जो नेम रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर वुड्स-फिटिग रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है बेटा, और ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनो मेरी बात। वुड्स-फिटिग रिएक्शन में क्या होती है बेटा? वुड्स-फिटिग रिएक्शन भी आपकी वुड्स रिएक्शन के जैसे ही होती है। अब मेरी बात याद करो पहले क्लास की। वुड्स रिएक्शन में मैम हम सोडियम मेटल के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते थे, प्रेजेंस लेते थे ड्राई ईथर। वुड्स-फिटिग रिएक्शन भी कुछ उसी प्रकार की रिएक्शन है। वुड्स-फिटिग रिएक्शन में बेटा एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, अराइल हैलाइड। अराइल का मतलब होता है बेटा एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक रिंग से लगा हुआ कोई हैलोजन जिसको हम अराइल हैलाइड बोलेंगे। मैं बताऊंगी डिटेल में अभी। तो अगर अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड दोनों के रिएक्शन
वहां सिर्फ अल्काइल था। अगर हम वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो इन्होंने अल्काइल भी लिया, इन्होंने अराइल भी लिया, दोनों को कंबाइन कराया। फिर से सुनो, अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड दोनों को कपल करवाया। किस रिएक्शन ने? वुड्स फिटिंग रिएक्शन ने। दैट इज व्हाई योर वुड्स फिटिंग रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड दोनों की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं, और इस रिएक्शन को हम करवाते हैं हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस। बस जो प्रोडक्ट बन जाता है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज योर वुड्स फिटिंग रिएक्शन। लिख के ले लो मेरी बात, दिस इज अगेन वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो लिखो, दिस इज अ कपलिंग रिएक्शन। This is a coupling reaction. In this reaction, any aryl halide को हाईलाइट करना पड़ेगा, any aryl halide। बेटा अराइल हैलाइड का मतलब होता है किसी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर हैलोजन लगा देना। तो अराइल हैलाइड का अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ लाइक आई कैन टेक ब्रोमोबेंजीन। अराइल हैलाइड एज इन लाइक ब्रोमोबेंजीन। ध्यान से सुनो मेरी बात, जो तुम्हारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, दिस इज अ कपलिंग रिएक्शन। किसके बीच मैम? अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन होती है, बिटवीन अराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का तो मैं कल से एग्जांपल बताई जा रही हूं आपको। मान लो CH3Br मान लो, राइट? तो आपकी अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस ऐसा समझ लो वुड्स की पहचान है। हमेशा किसकी प्रेजेंस में करते हैं मैम? हमेशा सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही करवानी है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर for the formation of किसका फॉर्मेशन हो जाता है मैम? जब भी हम ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन कराते हैं, हमारे पास जिस एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है दैट इज अल्काइल बेंजीन। किसका फॉर्मेशन होगा मैम? अल्काइल बेंजीन। मैं हाईलाइट कर देती हूं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आने के चांसेस 80 से 100% तक है। मैं बोलूं 90 से 100% तक एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं एज इट इज रिएक्शन आ जाए। अगर तुम्हारे एमसीक्यूज हुए, यहाँ एमसीक्यूज बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सब्जेक्टिव हुआ तब तो भर भर के इसके चांसेस है। तो बेटा किसी भी हाल में ये नहीं छोड़ना है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन करके ही जानी है। क्या होता है मैम? वुड्स फिटिंग रिएक्शन सबसे जरूरी बात, एक प्रकार की कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ कपल करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज योर कपलिंग रिएक्शन। अब मैम इसमें क्या होता है? इस रिएक्शन में कोई सा भी अराइल हैलाइड, अच्छा अराइल हैलाइड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम थे बेटा अराइल हैलाइड। अब अराइल का क्या मतलब होता है बेटा? अराइल का मतलब होता है कोई भी एरोमेटिक रिंग। राइटिंग पे मत जाना, मैं कुछ भी लिख दे रही हूँ ऐसे ही। अराइल का मतलब होता है बेटा कोई सी एरोमेटिक रिंग, जैसे कि हमारे पास बेंजीन हो गई। अगर हमारे पास बेंजीन है तो बेटा ये एक प्रकार का अराइल ग्रुप है। मान लो अगर हमारे पास बेंजीन ना होकर के कुछ और आया, लाइक इस तरीके का कुछ आया, कोई भी रिंग अगर वो एरोमेटिक है तो वो हमारे पास अराइल होती है। क्या होती है मैम? अराइल। अब अगर मैंने इस अराइल पे यानी कि इस एरोमेटिक रिंग पे ऊपर कोई हैलोजन लगा दिया, मान लो ब्रोमीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, कोई सा भी हैलोजन लगा दिया, तो बेटा ये बन जाती है तुम्हारी अराइल हैलाइड। क्या बन जाएगी मैम? ये बन जाएगी हमारे पास एक अराइल हैलाइड। अराइल मतलब मैम ये एरोमेटिक रिंग, हैलाइड मतलब मैम ये जो ऊपर से हैलोजन लगा है, तो ये रिंग क्या बन जाएगी मैम? ये पूरी की पूरी हमारे पास बन जाएगी अराइल हैलाइड। समझ में आया अराइल हैलाइड क्या होता है? सिमिलरली अगर हम कल तक बात कर रहे थे अल्काइल हैलाइड के बारे में,
तो बेटा अल्काइल मतलब क्या मैम? अल्काइल मतलब जैसे कि CH3 हो गया, या जो भी हमारे पास इस तरीके से ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? अल्काइल बोलेंगे। अब इन अल्काइल के साथ मैम अगर हम कोई सा भी हैलोजन लगा दें, मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी लगा दें बेटा, तो ये बन जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड। वुड्स-फिटिग रिएक्शन में ये अराइल हैलाइड और उस अल्काइल हैलाइड दोनों की रिएक्शन हम कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसका फॉर्मेशन होने के लिए मैम? बेंजीन डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होने। तो अब अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूं तो बताओ बेटा क्या रिएक्शन होगी मैम? सबसे पहले तो आप एक अराइल हैलाइड लिख लो। अराइल हैलाइड यानी कि अराइल को हम AR से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जब जब अराइल आए उसको हमेशा AR से रिप्रेजेंट कर लो। तो कोई भी अराइल हैलाइड लिख लो। अगर अब हम इस अराइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ में, यानी कि RX के साथ में, किसकी प्रेजेंस में मैम? सोडियम मेटल ले लो। सोडियम मेटल के अलावा मैम, सोडियम मेटल के अलावा आप ड्राई ईथर ले सकते हो। तो अगर हम, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम अराइल हैलाइड की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ में करवा रहे हैं सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बनेगा क्या मैम? अल्काइल बेंजीन। अब सुनो अल्काइल बेंजीन कैसे बन सकता है। अल्काइल का मतलब हो गया मैम ये R वाला ग्रुप, है ना। बेंजीन का मतलब क्या हो गया मैम? ये एरोमेटिक वाला ग्रुप। यानी हमें जो रिसीव होगा बेटा वो होगा ARR, यानी कि मैम हमें अराइल बेंजीन रिसीव हुआ। ये है अराइल, ये है बेंजीन, हमें क्या रिसीव हुआ मैम? हमें हमारे पास अराइल बेंजीन रिसीव हुआ। निकल क्या गया मैम? ये देखिए ये वाला AR निकल गया, ये वाला R निकल गया, दो सोडियम बचे और क्या बचा मैम? ये वाला X और ये वाला X बचा, यानी दो हैलोजन बचे। तो दो सोडियम हैलाइड हमारे पास निकल गया। क्या बाहर निकला मैम? बाहर निकला है हमारे पास सोडियम हैलाइड। क्या बाहर निकला बेटा मैम? बाहर हमारे पास निकल गया सोडियम हैलाइड। तो वापस सुनो ध्यान से मैम, हमने जैसे ही वुड्स-फिटिग रिएक्शन में मैम सबसे पहले हमें अराइल हैलाइड लेना था और अल्काइल हैलाइड। जैसे ही आपने अराइल हैलाइड की रिएक्शन किसी अल्काइल हैलाइड से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, तो बेटा तुरंत क्या होगा मैम? तुरंत हमें अपना बेंजीन का डेरिवेटिव यानी अल्काइल बेंजीन रिसीव हो जाएगा। डन। एक बार इसको पूरा रीड आउट कर लो बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी चीज मैंने बताई है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। मैं हट जाती हूँ, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना हो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऊपर लिखा है कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एक और चीज की, बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज थी वो थी अराइल हैलाइड। क्या था मैम? मैम ये था हमारे पास अराइल और ये वाला हैलोजन क्या था मैम? ये था हमारे पास हैलाइड। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं मैम? ये आपका हो गया अराइल हैलाइड। ठीक है जी, गुड। अगर मुझे इसका एग्जाम्पल देना हो कि बताओ बेटा इसका एग्जाम्पल क्या होगा मैम? इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ या बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल होगा C6H5Br। C6H5 क्या हो गया मैम? C6H5 हमारे पास हो गई बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या लगा दिया? Br लगा दिया, यानी कि ये क्या हुआ? ये तुम्हारा हुआ अराइल हैलाइड। ठीक है, गुड। अगर हमने RX लिया है तो क्या बनता है मैम? अगर आपने RX लिया है, वापस लिखती हूँ मैम, अगर आपने RX लिया है तो ये जो है ना वो बन जाता है अल्काइल हैलाइड। क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड। जब जब तुम RX लेने वाले हो तब तब ये बन जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड। अब देखो अल्काइल हैलाइड में क्या होगा मैम? अल्काइल हैलाइड का मतलब हम CH3Cl ले लो मैम, आप CH3Br ले लो, कुछ भी ले लो यार, वो सब का सब क्या हो जाएगा? ये सब हमारे पास क्या हो जाएगा मैम? ये हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। फिर बेंजीन डेरिवेटिव बन रहा था ना, यानी कि ARR, ये क्या होगा मैम? ये हमारे पास था अराइल बेंजीन। यानी अराइल बेंजीन लिखूं या अल्काइल बेंजीन? कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा समझ लो बेंजीन डेरिवेटिव है। दिस इज नथिंग बट अ बेंजीन डेरिवेटिव। अब जरा मुझे फॉर्मूला बता दो भैया, बेंजीन डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था मैम? अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, इसके ऊपर आपको कोई सा भी हैलोजन मिल जाएगा, सॉरी हैलोजन क्यों बोल रही हूं मैं, कोई सा भी आपको यहाँ पर R ग्रुप मिल जाएगा। ये सब क्या होगा मैम? ये हमारे पास बेसिकली रहने वाला है जो हमें डेरिवेटिव मिल रहा था, यानी ARR। ये एरोमेटिक रिंग तो मिली, साथ में ऊपर क्या मिला? साथ में मैम हमें अल्काइल डेरिवेटिव मिला। तो ये हमें मिल रहा था बेटा एज अ प्रोडक्ट, और ये दोनों ऊपर वाली चीजें हमने ली थी एज अ रिएक्टेंट। जहां तुम्हारा ये सब का यूज करा जाए उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कौन सी है वो महान रिएक्शन मैम? वो महान रिएक्शन हमारे पास है द वुड्स-फिटिग रिएक्शन।
मैम वो महान रिएक्शन हमारे पास है द वुड्स-फिटिंग रिएक्शन। वुड्स-फिटिंग रिएक्शन के अंदर मैम हमें अराइल हैलाइड भी लेना होता है, अल्काइल हैलाइड भी लेना होता है, और इन दोनों चीजों को हम लेते हैं एज अ रिएक्टेंट, और हमें एज अ प्रोडक्ट क्या रिसीव होता है, आपको बेंजीन डेरिवेटिव मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। क्या रिसीव होगा मैम, हमें बेंजीन डेरिवेटिव मिलने वाला है यहाँ पर एज अ मेजर प्रोडक्ट। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब अगर इसी रिएक्शन का मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा दूं, सेम रिएक्शन रहने देते हैं बट उसी रिएक्शन का हम एग्जाम्पल करते हैं। कैसे करते हैं? सेम रिएक्शन क्या थी रिएक्शन हमारे पास मैम, रिएक्शन थी एरोमेटिक रिंग था, एरोमेटिक रिंग से लगा हुआ हेलोजन था, यानी इस एरोमेटिक की जगह पर मैं ले सकती हूँ C6H5। मैंने ले लिया C6H5, है ना। अब यहाँ से कोई लगा हुआ हमारे पास क्या है मैम, हेलोजन है, यानी कि हमने ले लिया बेटा C6H5Br। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी मैम, इसकी रिएक्शन होगी अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड यानी कि आप ले सकते हो CH3Br। गुड, इसकी रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड के साथ करा दी, किसकी प्रेजेंस में मैम, 2 सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। और आपकी ये जो रिएक्शन है ना वो ड्राई ईथर की भी प्रेजेंस में हो रही है। बनना क्या था मैम, बनना ये था कि देखिए ध्यान से, ये C6H5 और ये वाला CH3 आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बनाएंगे मैम, हमारे पास ये बनाएगा, देखिए ये वाला C6H5 जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और मैम यहाँ पर आप लगा दीजिए CH3, हमें ये मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या रिसीव हुआ बेटा मैम, वुड्स-फिटिंग रिएक्शन में हमें ये मिला एज अ मेजर प्रोडक्ट। और बाहर क्या निकल गया, जो तुम्हारा बाहर निकला है वो है, ये देखो 2 सोडियम, दूसरे पेन से दिखाती हूँ, 2 सोडियम ये बाहर निकलेंगे, और सोडियम के साथ एक ये वाला Br, एक ये वाला Br, यानी कि 2 सोडियम के साथ 2 Br बाहर निकलेंगे, एज इन आपके 2NaBr जो था वो बाहर निकल गया एज अ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में डिफरेंस पता है? एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जैसे कि आप चाय बना रहे हो घर में, चाय बनना, जब चाय हमारे पास पूरी फाइनल बन जाती है और फिर हम उसको छानते हैं, तो जो छन जाती है वो हमारी फाइनल चाय होती है जिसको हमें पीना होता है, दैट इज वो हमारे पास जो चाय है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगी। लेकिन चाय फिल्टर करते वक्त जो चाय पत्ती आपकी बची रह जाती है, जिसका यूज नहीं है अब हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वो कहलाएगा हमारे पास बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट बोल दो, साइड प्रोडक्ट बोल दो, या फिर अनवांटेड प्रोडक्ट्स बोल दो जो हमें नहीं चाहिए होते। और जो मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, उन्हीं की हमें डिजायर होती है, इन्हें डिजायर्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या कह सकते हो इन्हीं की रिक्वायरमेंट थी हमें, ये हमें मिल गए। तो बेटा क्या हुआ, वापस देखो मैम, हमारे पास एक तो हमने अराइल हैलाइड लिया था, व्हाट इज दिस C6H5Br, हाँ C6H5Br इज नथिंग बट अराइल हैलाइड। अब ये अराइल हैलाइड है तो ये क्या है मैम, ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। तो मैम अराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड ने आपस में रिएक्शन करी और हमें ये एज अ मेजर प्रोडक्ट दिया। और बेटा ध्यान से मेरी बात समझना, ये जो तुम्हें एज अ मेजर प्रोडक्ट मिला है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉलुइन। इसका केमिकल नाम होता है बेटा टॉलुइन। बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपके पास। कई बार सवाल पूछा जाता है कि बताओ भैया, ये जो वुड्स-फिटिंग रिएक्शन हो रही है यहाँ एज अ मेजर प्रोडक्ट क्या रिसीव होगा, तुम रिप्लाई दोगे कि ये जो वुड्स-फिटिंग रिएक्शन है यहाँ एज अ मेजर प्रोडक्ट तुमको जो रिसीव होने वाला है दैट इज योर टॉलुइन। क्या रिसीव हुआ मैम, देखिए ना यहाँ पर हमें ये C6H5 यानी कि फिनाइल रिंग तो थी ही, देखो ये रही फिनाइल रिंग, इसके ऊपर मैम हमें ये R मिलना था। अब ये R तो यहाँ पर CH3 है, तो याद रखना मेरी बात, कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा है इसको हम बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलेंगे, टॉलुइन। और हम हमें आपकी जो वुड्स-फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स-फिटिंग रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट रिसीव होगा दैट इज नथिंग बट योर टॉलुइन। क्या रिसीव होगा मैम, यहाँ पर हमें वुड्स-फिटिंग रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट रिसीव हुआ वो टॉलुइन रिसीव हुआ। और जो 2 सोडियम आयन है बेसिकली वो करता क्या है मैम, ये जो 2 सोडियम आयन है वो डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को। सोडियम आयन बेटा क्या है मैम, सोडियम आयन हमारे पास एक तरीके की मेटल है। सोडियम क्या है, सोडियम एक प्रकार की आपके पास मेटल होती है। और बेटा याद रखना केमिस्ट्री में जब जब तुम मेटल के बारे में पढ़ोगे तब तब याद रखना कि मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। जितनी भी आपके पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं वो सभी मेटल जानी जाती हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो ये सोडियम भी मेटल है। सोडियम मेटल क्या करेगा मैम, सोडियम मेटल जो है क्योंकि ये मेटल है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और जो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं ये लिख देती हूँ, ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडिकल
या जेनरेशन, या नहीं ऐसे ही लिखते हैं, रेडिकल और कार्बेनाइन इंटरमीडिएट generates। क्या हुआ बेटा, जैसे ही उस मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, हमारे पास सोडियम तो एक मेटल था, अब जैसे ही मेटल ने यानी कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन के डोनेट करते ही आपके पास या तो रेडिकल बन जाएगा, रेडिकल मतलब क्या, अगर कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको हम रेडिकल बोलते हैं, या फिर आपके पास कार्बेनाइन यानी कि कार्बन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज हो, तो या तो आपके पास कार्बेनाइन बन जाएगा या तो आपके पास रेडिकल बन जाएगा, और ये दोनों के दोनों इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं, चाहे कार्बेनाइन हो चाहे रेडिकल हो, दोनों के दोनों इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं, यानी कि हम क्या कहेंगे मैम, जनरेशन ऑफ इंटरमीडिएट हो जाएगा, यानी कि जनरेशन ऑफ कार्बेनाइन या फिर जनरेशन ऑफ रेडिकल हो जाएगा, और इंटरमीडिएट बेटा नए कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ कपल करेगा, यानी कि intermediate now intermediate then couples with, intermediate किसके साथ कपल करते हैं, intermediate then couples with new carbon carbon atom, इंटरमीडिएट क्या करेगा मैम, जो हमारे पास फाइनली इंटरमीडिएट यहाँ पर मिला है, चाहे वो कार्बेनाइन हो चाहे वो रेडिकल हो, एक नए कार्बन कार्बन एटम के साथ में क्या करेगा मैम, नए कार्बन कार्बन एटम के साथ में कपल करेगा, दैट इज वाई इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, और जैसे ही वो उसके साथ में कपल कर जाएगा, हमारे पास नया बॉन्ड बनेगा और दोबारा एक रेडिकल एक्सर्ट हो जाएगा, क्या होगा मैम, नया बॉन्ड बनेगा और यहां से दोबारा एक रेडिकल एक्सर्ट, क्या करा इसने मैम, नए कार्बन कार्बन एटम के साथ में कपल किया और दोबारा यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपने आप होती रह गई। डन। तो बेटा आज के क्लास के लिए इतना ही रखें, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में हम और भी ज्यादा चीजों के बारे में जानेंगे, अगली क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, कुछ टेक्निक के बारे में, जैसे कि हेलोजनेशन टेक्निक, हेलोजनेशन किस प्रकार से होगा, कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके होगा, मैकेनिज्म क्या क्या लगने वाली हैं, अगले क्लास में हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, और अगले ही क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे अपना साइक्लोएल्केन। तो दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ एल्केन, अगले क्लास में हम साइक्लोएल्केन के बारे में बात करेंगे, साइक्लोएल्केन के बारे में काफी ज्यादा बेसिक चीजें और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ मैं आपको कवर करूंगी। देखते हैं आज के क्लास में हमने करा क्या क्या है। सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको रिकैप दिया था, जो हमने एल्केन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी सब यहाँ पे मैंने बताई आपको, डेंसिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। देन मैंने यहाँ से स्टार्ट की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी, मैंने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको, जिसमें से सबसे पहले हमने जिसका डिस्कशन किया है दैट इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन के बाद हमने हैलोजनेशन पढ़ा, जहां पर मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो भी बताया, फिर हमने क्रैकिंग देखा, आइसोमराइजेशन देखा, आइसोमराइजेशन यानी अगर सिंगल चेन को आप ब्रांच में कन्वर्ट कर दे रहे हो ना तो उसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। तो ये चीजें हमने यहाँ पर सारी की सारी देखी। फिर हमने आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करा बेटा, दैट वाज योर वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बहुत बार मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी दिक्कत आएगी, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है बेटा घर जाके उतना रिवाइज जरूर कर लेना। डेली का डेली रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, जितना रिवाइज करोगे डेली का डेली उतना तुम्हारा बैकलॉग नहीं बनेगा, चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि अभी तुम्हारे फ्रेश दिमाग में है ये ना। अगर तुम 2 दिन बाद पढ़ोगे तो दिमाग में पीछे जा चुका होगा, उड़ चुका होगा दिमाग से, तब समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने पढ़ाया है, तुम्हारे दिमाग में ये बैठा हुआ है, अभी तुम घर पे जाके तुरंत इसको रिवाइज करोगे, समझ आ जाएगा। तो इसको रिवाइज जरूर करना। वुड्स फिटिंग 100% एग्जाम में आ सकता है। वुड्स फिटिंग के अलावा मैंने आपको काफी सारी चीजें वुड्स फिटिंग के बारे में बताई, और यहाँ पर हमारा वुड्स फिटिंग फाइनली खत्म हुआ। डन। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद SRBSC क्लासेस। थैंक यू सो मच, और मुझे बताइएगा जरूर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।